और सीधे आपको दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह चल रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद भवन पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। संसद के केंद्रीय कक्ष में विदाई समारोह चल रहा है रामनाथ कोविंद का। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद भवन पहुंचे हुए हैं। फेयरवेल, विदाई। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति की अगवानी की। निरंतर अग्रसर रहने वालों के लिए यह जीवन की किताब का एक अहम पन्ना बन जाता है, जहां ठहराव नहीं, नया आरंभ होता है। आज ऐसे ही एक सुनहरे पन्ने को संसद की इस किताब में स्वर्ण अक्षरों से अंकित करने और यादों को संजोकर यहां से कदम आगे बढ़ाने के लिए हम सभी संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में एकत्रित हुए हैं। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। अब मैं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी एवं राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू जी से अनुरोध करती हूं कि वे माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत करें। धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी। अब मैं अनुरोध करती हूं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि वे माननीय राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करें। धन्यवाद मान्यवर। अब मैं आग्रह करती हूं लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि वे माननीय राष्ट्रपति जी के सम्मान में संसद सदस्यों की ओर से विदाई संदेश प्रस्तुत करें। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, संसद के दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण, अतिथिगण, माननीय राष्ट्रपति जी के प्रति हम सबके भावों की अभिव्यक्ति करने वाला एक सम्मान पत्र मैं अब आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत की संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए आज गर्व का अवसर है कि जब वे राष्ट्र की ओर से आपके प्रति कृतज्ञता, सम्मान, श्रद्धा और साधुवाद व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान आपने इस सर्वोच्च पद की गरिमा और शालीनता को नव उत्कर्ष प्रदान किया है। इसके लिए हम सब हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। महोदय, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक छोटे से गांव परोग से भारत के राष्ट्रपति के
शीर्ष पद तक पहुंचने की आपकी यात्रा हमारे लोकतंत्र की एक अद्भुत एवं प्रेरक उपलब्धि है। सुदीर्घ सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रहित तथा जन सामान्य के कल्याण को लक्षित करके लिए किए गए कार्यों से आपने ये सिद्ध किया है कि आप एक बहुआयामी संवेदनशील जनसेवक हैं। वर्ष 1971 में दिल्ली बार काउंसिल के एक अधिवक्ता के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने के बाद आपने दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के उच्चतम न्यायालय में अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए निर्धन और वंचित लोगों की पूरी समर्पण के साथ मदद की है। उसके उपरांत राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपने 2 कार्यकालों के दौरान आपने संसदीय समिति के सदस्य के रूप में तथा राज्यसभा की आवास समिति के सभापति के पद पर रहते हुए देश को अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महोदय, आपका दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा सशक्तिकरण का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसी भावना से संसद सदस्य के रूप में आपने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार के साथ साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने पर बल दिया है। आपने राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी और समाज के वंचित वर्गों, विशेष रूप से दिव्यांगों और अनाश्रितों के लिए अधिक अवसरों के सृजन के लिए आपने निरंतर प्रयास किए हैं। जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए आपकी अटूट प्रतिबद्धता लोक सेवा के प्रति आपके समर्पण का प्रमाण है। महोदय, वर्ष 2015 में बिहार के महामहिम राज्यपाल के पद पर आसीन होने के बाद आपने संवैधानिक मूल्यों को संरक्षित रखते हुए शांतिपूर्ण तरीकों से और संवाद के माध्यम से अनेक मुद्दों का समाधान किया, जिसके लिए एक स्वर से आपकी सराहना की गई। कुलाधिपति के रूप में अपने राज्य के विश्वविद्यालयों के क्रियाकलापों के सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए गए। इसके अतिरिक्त आपने कुलपतियों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने एवं विश्वविद्यालयों के बेहतर विनियमन के लिए एक न्यायिक आयोग का भी गठन किया। महोदय, जब आपको वर्ष 2017 में भारत गणराज्य के 14वें राष्ट्रपति के रूप में भारत के राष्ट्र अध्यक्ष का दायित्व मिला, तो आपने अपने पद की अपेक्षाओं एवं चुनौतियों को गरिमा एवं विनम्रता से स्वीकारते हुए पदभार को ग्रहण किया। आपके विनम्र स्वभाव तथा कार्यशैली ने हम सभी सांसदों के मन में एक विशिष्ट स्थान बनाया है। संसद में दिए गए आपके अभिभाषण, आपकी दूरदर्शिता देश के समक्ष उपस्थित राजनीतिक एवं सामाजिक विषयों की गहरी समझ एवं उनके समाधान हेतु आपकी स्पष्ट सोच को प्रदर्शित करते हैं। आपके अभिभाषण ने सभी दलों के लोगों को समान रूप से प्रेरित किया है और उनके दायित्वों के प्रति भी जागृत किया है। यही कारण है कि आपको सभी दलों के नेताओं का पूर्ण सहयोग मिला है तथा हम सब आपको संवैधानिक मूल्यों एवं आदर्शों के संरक्षक के रूप में देखते हैं। हमें स्मरण है कि पद ग्रहण करने के बाद जब आप पहली बार अपनी जन्मस्थली गए थे, तब आपने भाव विभोर होकर वहां की धरती को नमन किया था तथा कानपुर की अपने शिक्षण संस्थान में आपने मंच से नीचे उतरकर शिक्षकों का चरण स्पर्श किया था।
आपकी इन्हीं विशेषताओं ने नागरिकों का दिल जीता है और वे आपके साथ विशेष जुड़ाव महसूस करते हैं। महोदय, राष्ट्रपति के रूप में आपके कार्यकाल को अनेक मधुर और स्मरणीय पलों के कारण सदैव याद रखा जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित उस एट होम रिसेप्शन को आज भी याद किया जाता है, जिसमें आपने असंख्य लोगों का जीवन बचाने वाले कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। भारतीय सेना के सुप्रीम कमांडर के रूप में मई 2018 में सियाचिन में सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र कुमार पोस्ट में तैनात सैनिकों से आपकी ऐतिहासिक मुलाकात, पीएम केयर्स निधि में 1 माह के वेतन का दान करने का आपका अनुकरणीय योगदान, कोविड-19 के विरुद्ध संघर्ष के दौरान अधिक धनराशि उपलब्ध कराने के लिए मित्रता के उपायों के साथ 1 वर्ष के लिए अपने वेतन के 30% भाग का परित्याग करना, ऐसे कई उदाहरण हैं जो देश की सामूहिक चेतना में स्थायी रूप से अंकित रहेंगे। भारतीय संविधान के सिद्धांतों का अक्षरशः पालन, राजनीति निष्पक्षता के लिए आपकी प्रतिबद्धता और राष्ट्रपति भवन को आम नागरिकों के लिए सुलभ बनाने जैसे आपके अनुकरणीय कार्य आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। महोदय, आज जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में है, हमारा सौभाग्य है कि हम आपके दूरदर्शी एवं अनुभवी मार्गदर्शन में अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं। आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहेब अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महान नेताओं से प्रेरित रहे। आपकी सरलता, विनम्रता तथा परहित को स्वहित से अधिक महत्व देने के स्वभाव से ये स्पष्ट है कि आपने इन महापुरुषों के विचारों और अपने जीवन में अनुसरण किया है। हमें पूर्ण विश्वास है आपके विचार तथा आपका व्यक्तित्व वर्तमान के साथ भावी पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। हम आपके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु होने की कामना करते हैं। जय हिंद। धन्यवाद माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी। अब मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप माननीय राष्ट्रपति जी को विदाई संदेश भेंट करें। धन्यवाद मान्यवर। अब मैं अनुरोध करती हूं माननीय उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति श्री एम वेंकैया नायडू जी और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि आप दोनों संयुक्त रूप से माननीय राष्ट्रपति जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब आप दोनों से अनुरोध है कि आप माननीय राष्ट्रपति जी को हस्ताक्षर पुस्तिका भेंट करें। सादर धन्यवाद। अब मैं विनम्र निवेदन करती हूँ माननीय राष्ट्रपति जी से कि वे विशिष्ट जनों की सभा को संबोधित करें और हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें।
राष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, सभी सम्मानित सांसदगण, विशिष्ट अतिथिगण, देवी और सज्जनों, आज आप सबसे जब मैं विदा ले रहा हूं तो मेरे हृदय में अनेक पुरानी स्मृतियां उमड़ रही हैं। इसी परिसर में, जिसे सामान्यतया सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है, वर्षों तक एक सांसद के रूप में मैंने ना जाने कितने सहयोगी सांसदों के साथ यादगार पल बिताए। 5 साल पहले इसी सेंट्रल हॉल में मैंने राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी। सांसद होने के नाते आप सभी का इस लोकतंत्र के मंदिर में एक प्रतिष्ठित स्थान है और मेरे हृदय में भी आप सबके लिए एक विशेष स्थान है और सदैव बना रहेगा। आप सबके लिए ये विशेष गौरव की बात है कि आप सब भारत की जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। भारत की जनता ने आप सबके माध्यम से मुझे राष्ट्रपति के रूप में चुनकर देश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं देशवासियों का सदैव आभारी रहूंगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से जिस दायित्व को निभाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसका निर्वहन आप सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं था। इसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं। अपने कार्यकाल के दौरान मैंने अपनी पूरी क्षमता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास किया है। आप सबने मेरे प्रति जिस अटूट विश्वास का परिचय दिया, उसके बल पर मैं अपने कर्तव्यों को भली भांति निभा सका। मेरे सभी पूर्ववर्ती राष्ट्रपति मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। माननीय सदस्यगण, राष्ट्रपति और सांसदगण उसी विकास पथ के सह यात्री हैं जो हमारे देश को प्रगति की उच्चतर उपलब्धियों की ओर ले जा रहा है। इस पथ को प्रशस्त करने वाली महान विभूतियों ने हमारे संविधान की रचना करके हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखी। यद्यपि संविधान सभा के सदस्यों को ही हमारे संविधान की रचना का श्रेय जाता है, लेकिन वह ऐतिहासिक कार्य उन्होंने भारत के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में किया था। इसीलिए हमारा संविधान हम भारत के लोगों द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। भारत के लोग ही अपने प्रतिनिधियों अर्थात आप सभी माननीय सांसदों के माध्यम से अपने गणतंत्र की यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए संसद को लोगों के तंत्र यानी लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है। देवी और सज्जनों, हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होती है जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। इस संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप अपनी भावना का समावेश करते हुए मैं राष्ट्रपति को संसदीय परिवार के अभिन्न अंग के रूप में देखता हूं। जैसा कि किसी भी परिवार में होता है, संसद में भी कभी कभी मतभेद होते रहते हैं। आगे का रास्ता कैसे तय करना है, इस विषय पर विभिन्न दलों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब संसद रूपी परिवार के सदस्य हैं जिनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है राष्ट्र रूपी विशाल संयुक्त परिवार के हित में निरंतर कार्य करते रहना। राजनीतिक प्रक्रियाएं राजनीतिक दलों के अपने तंत्रों के माध्यम से संचालित होती हैं, लेकिन पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से यह विचार करना चाहिए कि देशवासियों के विकास और कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य आवश्यक हैं।
जब हम पूरे राष्ट्र को एक विशाल संयुक्त परिवार के रूप में देखते हैं तो ये समझ में आता है कि पारिवारिक मतभेदों को सुलझाने के अनेक रास्ते हो सकते हैं जो शांति, सद्भाव और संवाद पर आधारित होते हैं। विरोध प्रकट करने के अनेक संवैधानिक रास्ते राजनीतिक दलों और नागरिकों को उपलब्ध हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शांति और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह के अस्त्र का इस्तेमाल किया था, लेकिन वे दूसरे पक्ष का सम्मान भी करते थे। हमारे नागरिकों को अपनी मांगों के लिए दबाव बनाने का तथा विरोध करने का संवैधानिक अधिकार उपलब्ध है, लेकिन मेरे विचार से इस अधिकार का प्रयोग हमेशा गांधीवादी तौर तरीकों के अनुरूप शांतिपूर्ण ढंग से ही किया जाना चाहिए। माननीय सदस्यगण, मेरे कार्यकाल के दौरान 2 अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आयोजन किए गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अनेक यादगार समारोह पूरे देश में आयोजित किए गए। इस संदर्भ में मैं स्वच्छ भारत अभियान की परिवर्तनकारी उपलब्धियों का उल्लेख करना चाहूंगा। यह कहा जा सकता है कि स्वच्छता का यह राष्ट्रीय अभियान सरकार और देशवासियों की ओर से महात्मा गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि रहा है। दूसरे ऐतिहासिक आयोजन के रूप में भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशवासियों द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे राष्ट्रपति को। आज उनका विदाई समारोह है। दोनों सदनों के सदस्यों के बीच आज उन्हें विदाई समारोह में विदाई दी जा रही है। लेकिन यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जय जय महातारी, जय जय महातारी। धानी रंग माँ सजे है, धानी रंग माँ सजे है, छत्तीसगढ़ महातारी। तोर को राहे सरग जैसन, जय जय महातारी। हसिया बाली हाथ मसो किसम फुलवारी। तोर को राहे सरग जैसन, छत्तीसगढ़ महातारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महातारी। महानदी औ इंद्रावती तोरे चरण पखारे माँ। जुग जुग छत्तीसगढ़ महातारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महातारी। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। गोल्डी हिंग। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है। टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं।
प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे आज पावर कट से छीनी सांसें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जेके कॉटन मिल प्रबंधक की प्रताड़ना से अजीज एक 73 वर्षीय बुजुर्ग हृदय नारायण श्रीवास्तव ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड करने से पहले उन्होंने बुलडोजर बाबा यानी सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के नाम एक फरियादी चिट्ठी भी लिखी थी। अपनी चिट्ठी में वर्षों से कॉटन मिल प्रबंधक के अमानवीय प्रताड़ना का जिक्र किया। इस राज का पर्दाफाश सुसाइड लेटर से हुआ। उन्होंने बुलडोजर बाबा यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सुसाइड नोट लिखकर छोड़ गए। सुसाइड नोट में मृतक बुजुर्ग ने जेके कॉटन मिल के अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। सीएम योगी और पीएम मोदी से न्याय की गुहार लगाते हुए बुजुर्ग ने लिखा कि दोषियों को बख्शा न जाए। दोषियों पर कार्रवाई कब होगी, ये बड़ा सवाल है। कानपुर में 72 साल के बुजुर्ग ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। हार्ट पेशेंट हृदय नारायण श्रीवास्तव ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान क्यों दी, इस पर से एक लिफाफे ने पर्दा हटा दिया। दरअसल मृतक बुजुर्ग ने अपने एक परिचित जैन साहब को एक लिफाफा दिया था और कहा था इसमें जरूरी कागज है, इसे मैं आकर लूंगा। जब मौत के बाद जैन साहब ने उस लिफाफे को खोला तो पता चला उसमें उनके मौत की वजह लिखी हुई थी। दरअसल पूरा मामला कानपुर के जेके क्लब का है, जहां हृदय नारायण श्रीवास्तव अपने 2 पुत्रों सहित पूरे परिवार के साथ रहते थे और जेके कॉटन मिल में पिछले कई दशकों से कर्मचारी थे। उन्होंने सुसाइड नोट में मौत की वजह बताते हुए जेके कॉटन मिल के प्रबंधक और सुरक्षा अधिकारी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया और लिखा कि उन्हीं की वजह से जान दी है। सुसाइड नोट की माने तो प्रबंधक संजय दुबे और सुरक्षा अधिकारी रविंद्र सिंह पर आरोप लगाया है कि ये लोग लगातार पिछले कई सालों से हृदय नारायण को प्रताड़ित कर रहे थे। कमला क्लब स्थित बंगला नंबर 43, जहां हृदय नारायण का पूरा परिवार रहता है, उसे लगातार खाली कराने का दबाव बना रहे हैं। 2021 में बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया था, जिसके बाद हृदय नारायण ने काफी मशक्कत के बाद बिजली और पानी कनेक्शन फिर से चालू कराया था, मगर 14 जुलाई को फिर से कनेक्शन काट दिए गए, जिसकी वजह से हृदय नारायण काफी परेशान थे। उनके बेटे के मुताबिक इन्हीं कारणों से परेशान होकर हृदय नारायण ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। जेके कॉटन मिल के कर्मचारी हृदय नारायण श्रीवास्तव के बेटे ने यह भी बताया कि तकरीबन 30 लाख रुपए का वेतन पिछले कई सालों से नहीं मिला, जिसके कारण भी हृदय नारायण परेशान रहते। मामला फजलगंज पुलिस ने जेके कॉटन के प्रबंधक संजय दुबे और सुरक्षा अधिकारी रविंद्र सिंह के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने की धारा में रिपोर्ट दर्ज की है, जिसके बाद अधिकारी घर से लापता हो गए। लिखकर जान गंवाने वाले हृदय नारायण श्रीवास्तव के परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। दोनों आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। के न्यूज की टीम आज हृदय नारायण श्रीवास्तव के घर पर मौजूद है और उनके परिजनों से उनकी पीड़ा जानने के लिए आज के न्यूज की टीम है यहाँ पर आई है। आइए बात करते हैं। उनके बेटे जो है सौरभ हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, क्या थी पूरी घटना और अब क्या स्थिति है? पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस ये बोल रही है कि हम आपको जो है न्याय दिलाएंगे, और लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कहीं से कुछ न्याय मिलेगा, क्योंकि अभी तक प्रशासन ने कोई पहल नहीं की है। अब आज के पेपर में मैंने जब पढ़ा कि संजय दुबे ये कह रहे हैं कि जो है 7 साल से मिल बंद हुई है, उससे कर्मचारी थे, जेके जूट मिल बिक गई है, जबकि हम लोगों का केस काफी दिनों से चल रहा है और ये तो हैरिस और प्रताड़ना करीब 3-4 सालों से दी जा रही है।
लाइट काट देना, पानी काट देना। पीछे आप जाइए, पीछे इतने लोग अधिकारी रहते थे, पूरी रोड खोद डाली कि हम लोग पानी किसी तरह के बाहर से भी ना ला पाए। अभी बीच में आके वो चिपका गए थे और कई बार हम थाने पे भी गए। वो थाने पे पापा गए, हाथ जोड़ के यही बोले कि लाइट पानी दिलवा दीजिए। तो उन्होंने कहा ये हमारा काम नहीं है, ये जेके वालों का और उनका काम है, हम पुलिस प्रशासन का काम कोई नहीं है। आप बताइए, कल मेरी इन लोगों को पता लगा कि ऐसा एक्सीडेंट हो गया है, अभी तक इन्होंने लाइट पानी नहीं दे रखा था और डेड बॉडी आई नहीं थी, लाइट पानी चालू कर दिया। आप बताइए, हम लोगों से ये कह रहे थे फॉल्ट हो गया, फॉल्ट हो गया, फॉल्ट हो गया। अब हमारा परिवार, माँ मेरी पागल हो गई, डिस्टर्ब हो गई पूरी। हृदय नारायण के बेटे ने बताया कि उनकी मां प्रबंधक और सिक्योरिटी अधिकारी की प्रताड़ना के चलते डिप्रेशन का शिकार हो गई। पिता के सुसाइड की खबर मिलते ही प्रबंधन ने घर का बिजली और पानी कनेक्शन जोड़ दिया, जिससे उन पर कोई आंच न आए। कानपुर में प्रॉपर्टी का विवाद कोई भी हो, सबसे पहला नाम जेके कॉटन के प्रबंधक संजय दुबे का ही आता है। सवाल यह है कि आखिर कानून का शिकंजा जेके कॉटन के प्रबंधक संजय दुबे पर सख्त क्यों नहीं हो रहा है? एक परिवार को जालने वाला सलाखों के पीछे कब होगा? सीएम योगी को लिखी गई चिट्ठी के बाद परिवार को इंसाफ के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? सूबा पूछ रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। बिल्कुल, सूबा पूछ रहा है, क्या एक कंपनी का प्रबंधक जो बाबू से प्रबंधक तक की सीढ़ी चढ़ा, वो उसी कंपनी के एक एम्प्लॉय के साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहा है? और ये चलिए तो कंपनी का मामला हो गया, कोई जमीन खरीदी जा रही है तो वहां पर दुबे जी दिखते हैं। कोई बड़ा डील कर रहे हैं, होटल लेना चाह रहे हैं तो वहां दुबे जी दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इतना सब कुछ होने के बाद अभी भी हाथ खाली। प्रबंधक हैं एक जेके कॉटन मिल के, कपड़ा दूसरी जगह से लाकर बेचने तक का आरोप है। लाल इमली जैसी बड़ी फैक्ट्रियों का जेके को बेचने का आरोप है। कई बार आरोपों में आए, जेके की कई जमीन की खरीद फरोख्त में काम सामने आए नाम। आप दर्द समझिए सौरभ कुमार का, जिन्होंने अपने पिता को खो दिया है और मां उनकी डिप्रेशन में है। वो खुद कह रहे हैं कि मेरी मां पागल हो गई। जब वो फोन करते थे अधिकारियों को कि हमारे यहां लाइट नहीं आ रही, तो उन्हें यह कहा जाता था कि यहां फॉल्ट हो गया है। वो फॉल्ट हृदय नारायण श्रीवास्तव के ट्रेन के आगे कूदने के बाद सही हो गया। वो चौक लाइन में पानी भी आ गया जहां पर वो पानी नहीं आया करता था। जिन नलों में सूखा पड़ गया था ना, वहां पर भी पानी आ गया। वहां पर पानी आ गया, लेकिन आंख का पानी मर चुका था। तो वो दुबे और वो सिक्योरिटी इंचार्ज जो प्रताड़ित करते थे। सालों से लाइट कटी हुई थी और सालों से फॉल्ट था। जब लाइट जुड़ी तो 14 जुलाई को फिर लाइट काट दी जाती है और यह बताया जाता है कि फॉल्ट है, और आप कहीं से पानी ना ले ले तो पीछे की रोड खुदवा दी जाती है। 30 साल से तो वेतन ही नहीं मिला था इस परिवार को। ये कौन सा प्रबंधक है जो ऐसा काम करता है? और चलिए, आप प्रबंधक एक कंपनी के थे, एक फैक्ट्री के थे, एक ग्रुप के थे, लेकिन भाई साहब ऐसा कौन सा बाबू और जेके के कई एम्प्लॉयज मैंने देखे भटक रहे हैं वेतन की फिराक में। बड़े बड़े लोग बताते हैं, लोगों का कहना है कि बड़ी ऊपर तक पहुंच रखते हैं, बहुत कुछ है इनके पास। सीधे तो सामने कम आते हैं, लेकिन नाम जरूर आता है इनका हर जगह। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन तिवारी, जो कि हृदय नारायण के परिवार वालों से बात करके भी आए, और सुनील प्रकाश, केंद्रीय अध्यक्ष हैं विद्युत कार्यालय सहायक संघ लखनऊ से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील प्रकाश जी, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। देखिए, बहुत गंभीर विषय है। आपको जोड़ने का मकसद इतना था कि एक चीज़ जान लें कि एक मृतक के बेटे ने यह बात कही कि जब हम फ़ोन करते थे बिजली विभाग तो कहा जाता था फॉल्ट है। जितनी बार फ़ोन किया उतनी बार फॉल्ट बताया गया।
लेकिन ये कौन सा फॉल्ट था जो 14 जुलाई से ठीक नहीं हुआ या उससे पहले भी होता रहा था, और जब उनकी मौत की खबर आई और तुरंत सही हो गया, तुरंत लाइट आ गई? ये किसके दबाव में होता है? ये कौन कह देता है कि ये उनके घर की लाइट काट दो तो कट जाती? विशाल जी, सबसे पहले बताना चाहेंगे और हमारे विभाग का उद्देश्य है कि सभी लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिले और उसके लिए सरकार तमाम प्रयास भी कर रही है। क्योंकि इधर हमारी ओटीएस योजना चल रही थी, जिसके माध्यम से जिनके बकाया थे 10,000 से ऊपर, उनको एक मौका दिया गया था कि आप जो भी अपने देय हों वो शीघ्र जमा कर दें, और उसके बाद में अगर लोग नहीं जमा करते हैं तो उनकी बिजली काटी भी जाती थी। अब इस मामले में सबसे पहले तो हम सौरभ जी की जो पिता की मृत्यु हुई है, वाकई में वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं। तो जो चूंकि पता चल पा रहा है कि बिजली का बिल जमा न होने के कारण उनका कनेक्शन काटा गया, या वाकई में कोई फॉल्ट ऐसी थी। अगर कोई फॉल्ट थी तो हमारा एक नंबर दिया हुआ है जिस पर आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो क्या उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई हेल्पलाइन पर? और अगर बिजली का बिल नहीं जमा था, उस वजह से कटी है, तो चूंकि वो सभी के लिए एक आदेश चल रहा है कि जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल नहीं जमा है वो अपना जमा करे, ताकि विभाग के भी तमाम खर्चे होते हैं, सैलरी देनी होती है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है उसी में सब कुछ वो खर्च होता है। तो ये चीज अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है कि क्योंकि दोषी कौन है। अगर मान लिया वो बिल जमा नहीं कर सकते थे तो अधिकारियों को कोई अपना प्रार्थना पत्र दे सकते थे कि हमारे सामने ये परेशानियां चल रही हैं और इसकी वजह से हमें थोड़ा, तो उसमें भी कई बार मानवीय संवेदना के आधार पर अधिकारी जो भी बैठे हैं उनके भी अंदर दिल है हमारी आपकी तरह, वो समय दे देते हैं। और अगर कहीं से कोई फॉल्ट था तो उसकी एक शिकायत दर्ज होनी चाहिए थी, तभी चूंकि दोषियों का पता लग सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास आएंगे सुनील जी, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया ना फॉल्ट वाली बात, उन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अमन तिवारी भी बने हुए हैं, ये हृदय नारायण जी के घर पर भी गए, उनके लड़के सौरभ से भी बात की है। अमन, आप जब वहाँ पर पहुँचे, घर की दशा हम लोगों ने भी फुटेज में भी देखी, क्या समस्या समझ के आई थी? क्योंकि उन्होंने तो सीधे आरोप लगाया प्रबंधक के ऊपर और सिक्योरिटी इंचार्ज रविंद्र सिंह के ऊपर, और सुरेंद्र दुबे, जो जहाँ तक मैं नाम समझ पा रहा हूँ सुरेंद्र दुबे नाम है उनका, क्योंकि हर जगह सामने आते हैं, वो उनकी मां को डिप्रेशन का शिकार कराने में उनका हाथ है, ऐसा उन्होंने कहा कि उनकी प्रताड़ना से वो डिप्रेशन में चली गई। और बड़े बड़े ज़मीनी मसलों पे इनका नाम सामने आ जाता है कि भाई बहुत बड़ी ज़मीन है तो लोगों को धमकाने भी पहुंच जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। देखिए विशाल, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद जो है केन्यूज की जो टीम है वो आज वहाँ पर जो है गई थी, लेकिन परिवार की जो स्थिति है वो वाकई में बहुत दयनीय है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मृतक हृदय नारायण श्रीवास्तव हैं, एक उम्मीद थी, क्योंकि 30 लाख रुपया जो है उनका बकाया था और उनको वो पैसा लेना था। अभी जो महोदय डिबेट में बैठे हैं, मैं उनकी बात को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बिजली का बिल बकाया हो सकता है। यहाँ ये सब्जेक्ट नहीं है बिजली के बिल की। अभी तक जो पीड़ित परिवार है उन्होंने कोई बात नहीं कही है, उनका साफ तौर पे कहना है उनके पास कोई बिल नहीं आया। उनका साफ तौर पे एक ही कहना है, एक ही बात वो बार बार बोल रहे हैं कि सिर्फ वो मकान खाली कराने को लेकर, जिस कॉलोनी में वो रहते हैं उस कॉलोनी को खाली कराने को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। और ये जो दबाव है वो पिछले 4 सालों से लगातार जो है भारी जो दबाव है वो बनाया जा रहा था। आज चूंकि मैं खुद मौके पर गया था और मैंने उनके परिवार से बातचीत की है, स्थिति काफी दयनीय है। उनका साफ तौर पे कहना है कि कभी बिजली को काट देना, कभी पानी को बंद कर देना, कभी जो है सीवर का जो ढक्कन है उसको जाम कर देना, जिससे सीवर का पानी घर के अंदर आना, पीछे की जो सड़क है उसको खोद देना। तो कहीं ना कहीं पर्सनली जो व्यू उनके हैं इस बात को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। और उनका साफ तौर पे एक ही मांग वो जो है सरकार से कर रहे हैं कि जिस तरह से पिताजी की मौत हुई है उसी तरह से दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाए। जी हमें एक चीज और भी है, संजय दुबे की अगर बात की जाए तो संजय दुबे उसी जेके
मिल में बाबू हुआ करते थे, आज वो प्रबंधक के पद पे कार्यरत हैं। कोशिश की गई, जब आपने भी कोशिश किया, तमाम लोगों ने कोशिश की हमारे विभाग से, तो उनका फ़ोन बंद आ गया और पुलिस ये कह रही है वो फरार है। ये बिल्कुल बड़ा सवाल है विशाल। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं ये अच्छा सवाल आपका है और बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं पुलिस की बात जो है वो कहीं ना कहीं कानपुर की जो कमिश्नरेट पुलिस है वो सवालों घेरे में अक्सर रहती है। और क्योंकि जो पीड़ित परिवार, जो इनका जो बेटा है, जो मृतक का बेटा सौरभ है, अपने आप वो सबसे पहले कानपुर के जो मंडलायुक्त हैं राजशेखर, उनके पास एप्लीकेशन लेकर गया। उसने बताया कि मेरा जो पूरा मामला है, जो सैलरी को लेकर जो मामला चला था, वो जो है न्यायालय में विचाराधीन है, लिहाजा मेरी लाइट और जो पानी है वो चालू करवाया जाए। इसके बाद जब वहां से भी उसको न्याय नहीं मिला तो वो अधिकारियों के पास गया, पुलिस कमिश्नर के पास गया, डीसीपी के पास गया, एसीपी के पास गया और आखिरी में जो है थाने के चक्कर लगाता रहा। ये जो एप्लीकेशन बार बार दी जा रही थी, अगर उस पर ही कार्रवाई हो जाती तो आज जो है हृदय नारायण दीक्षित जो है वो जिंदा होते, लेकिन हार के उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र लिखा और अपनी जान गंवा दी। जी बिल्कुल, हृदय नारायण श्रीवास्तव की जो ये घटना पूरी है, कहीं ना कहीं बहुत सोचने वाली बात है। इतने अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद भी अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो सलाम है ऐसी पुलिस को। और इसी बीच दर्शक एक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उमेश जैन मेरठ से। उमेश जी अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब जी। उमेश जी अपनी बात को रखें। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में इतना ज्यादा कर्मचारियों का उत्पीड़न होता है कि मरने के बाद भी सुनवाई नहीं होती। इस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं होता। मैंने जनपद से लेकर शासन तक बहुत लेटर लिख लिए, 20 साल से मैं पैरवी कर रहा हूँ, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मुझे भी आत्महत्या करनी पड़ेगी। मैं बागपत कोषागार से रिटायर हुआ था 12 में और 2022 से मैं भाई शासन को लिख रहा हूँ, कमिश्नर से मिल रहा हूँ, कलेक्टर से मिलता हूँ, कोई नहीं सुनता और सब कहते हैं भागो भागो, और कोई सही जवाब देने को तैयार नहीं रहता। ये स्थिति है हमारे प्रदेश की। जी बिल्कुल, लेकिन जो आपने बात कही उससे इस चीज़ का हल नहीं होगा उमेश जी। आपको जल्दी ही न्याय मिलेगा, लेकिन आत्महत्या वाली बात ये के न्यूज़ बिल्कुल नहीं कहता कि आप आत्महत्या ही एक मात चारा है। आप अपनी बात रखें, आप कागजी कार्रवाई करिए और अधिकारियों से मिलते रहे, जल्द ही आपकी इस चीज़ में भी न्याय मिलेगा। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं जिस तरह से, देखिए अब दर्शक भी फ़ोन करके कह रहे हैं कि 2012 में रिटायर हुए और अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। यही अमन ने भी बताया कि सबसे पहले मंडलायुक्त के पास गए, फिर कमिश्नर के पास गए, फिर डीसीपी के पास गए, फिर थानों में चक्कर लगाए और मिला क्या? एक पिता को खो दिया एक बेटे ने, एक पत्नी ने अपने पति को खो दिया, एक पूरे घर ने अपने मुखिया को खो दिया। हम आएंगे आपके पास। सुनील प्रकाश जी, आप कह रहे थे कि कोई एप्लीकेशन या मानवीय चेहरा दिखाते हैं अधिकारी, मेरी आपकी तरह उन पर भी दिल होता है। राजशेखर जी मंडलायुक्त हैं, उनके पास तो गए थे कि हमारा जो तनख्वाह का मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ मोहलत दी जाए, पानी और बिजली चालू की जाए, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। नहीं, अगर कोई ऐसी लिखित में एप्लीकेशन दी गई है तो वो भी मतलब दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है कि वहां भी दी जाती है। चूंकि सबसे बड़ी विशाल जी समस्या ये है कि हम लोग, क्योंकि जो हमें नियम बताए गए हैं या फिर जो नियम हैं विभाग में संगत नियम, उसके अनुसार ही हम लोग प्रक्रिया को संपादित करते हैं। अगर ऊपर से सरकार का आदेश आए वालों की बिजली काट दी जाए जो अपना बिल नहीं जमा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अपना काम करेंगे। क्योंकि हमें नहीं लगता कि कोई भी सरकार का ऐसा नियम है कि जिस अगर कोई परेशान चल रहा है, जैसे कि हृदय नारायण जी परेशान चल रहे थे, वो अपना कोई प्रार्थना पत्र दे और उसके एवज में उन्हें छूट दे जा सके, ऐसी कोई भी हमारे यहाँ प्राविधान नहीं है। और सरकार को चाहिए
कि सबसे पहले इस तरीके की कोई व्यवस्था लाएं, चाहे वो जिलाधिकारी जी के माध्यम से, कि अगर उन्होंने सर्टिफाई कर दिया कि वाकई में इनकी समस्याएं वाजिब हैं और इनकी अगले 2-3 महीने तक या 1 महीने तक जो भी अवधि निर्धारित की जाए उतने दिनों तक इनकी बिजली न काटी जाए, उसके बाद ये जो भी बकाया होगा बनता है तो निश्चित ही वाकई बहुत से लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि पता नहीं समस्याएं किसके सामने कब खड़ी हो जाएं ये नहीं कहा जा सकता है। और कई बार ऐसी सिचुएशन आती हैं, हम लोगों के सामने भी आ सकती हैं, कि जब चूंकि ऊपर से एक समस्याएं हैं और फिर बिजली या पानी या जो भी हमारी जरूरी चीजें हैं वो खत्म हो जाए, तो बड़ा दुर्भाग्य की बात होती है। तो मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी इस चिट्ठी को प्राप्त करने के बाद में एक ऐसा भी विचार करेंगे कि एक ऐसा प्रावधान बनाया जाए। बिल्कुल, एक ऐसा प्रावधान तो बनाया जाए कि कोई दूसरा संजय दुबे किसी की फोन करके बिजली तो ना कटा सके। मैं आपके विभाग को नहीं कह रहा हूं, लेकिन हर विभाग में कुछ लोग होते हैं कि जैसे फोन आ गया, हम आप तो नहीं कटवा सकते बिजली, मैं और अमन तिवारी तो बिजली ही नहीं कटवा सकते, हम अपनी ही चालू करा लें, बहुत बड़ी बात है। 4-4 घंटे फॉल्ट होता तो हमारा फोन नहीं उठता। लेकिन ऐसा कौन सा फॉल्ट था जो सालों से चल रहा था? एक आदमी फोन करता है कि इस घर में बिजली नहीं आनी है तो नहीं आ रही है, इस घर में पानी नहीं आना है तो नहीं आ रहा है। बिजली विभाग में ये कौन सा प्रावधान है कि कोई भी किसी की फोन करके कि स्पेशल घर को बिजली नहीं मुहैया कराएगा? ये कैसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसकी निश्चित ही छानबीन होनी चाहिए। और यदि वाकई में किसी ने नियम के विरुद्ध बिजली काटी है तो उस पर भी दंड है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। जो भी अधिकारी हो या जो भी कर्मचारी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल, अमन हमारे साथ बने हुए हैं। अमन, आपके पास आऊंगा। अधिकारियों से बात करने के बाद उनसे क्या पता चला? संजय दुबे, रविंद्र सिंह, इनको लेकर पुलिस का क्या कहना है? ये विशाल, आपको बता दें कि पुलिस की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध है, अधिकारियों की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध है। पहले मैंने डीसीपी साउथ जो उस एरिया के डीसीपी हैं, मैंने उनसे बात की और एसीपी से बात की, तो उन्होंने जो है 5:15 बजे का समय दिया। उन्होंने क्राइम मीटिंग में होने का हवाला दिया और कहा कि 5:15 बजे के बाद जो है आपसे मुलाकात हो पाएगी, तब मैं आपको अपना बयान दूंगा। उसके बाद जब 5:15 बजे से लेकर 5:45 बजे तक, 5:30 बजे तक उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका फोन जो है नहीं उठा। वो अभी तक जो है वहाँ के जो अधिकारी हैं वो फोन नहीं उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो लापरवाही इस पूरे मामले में है वो इस पूरी भूमिका को दर्शाती है। जी विशाल। बिल्कुल, एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रवि हरियाणा से। रवि जी, अपनी बात को रखें। हाँ जी, नमस्कार जी। जी, अपनी बात को रखें। हेलो, रवि जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी, हाँ जी जी, अपनी बात को पूरा करें। हाँ जी, मैं अभी ये देख रहा था प्रोग्राम सारा जो, तो इसमें इन्होंने ये जो कहा, जो अपने बिजली विभाग से बैठे हैं, ये कह रहे थे लाइट बंद है, तो अब एकदम से लाइट कैसे चालू होगी इनकी भाई की? जी बिल्कुल, सुनील प्रकाश जी, दर्शक का सवाल है आपसे कि एकदम से अब लाइट कैसे चालू हो गई? जी नहीं, बिल्कुल विशाल जी, मैंने उसके आगे यदि इसमें किसी की संलिप्तता है, मान लिया मकान खाली करवाने के लिए कोई प्रयास कर रहा हो और बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी उसमें मिलाकर के उनकी बिजली अनर्गल तरीके से काट दी है, नियम विरुद्ध काट दी है, तो बिल्कुल ही इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, जांच भी होनी चाहिए और दोषियों पर सच में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक आत्महत्या नहीं है, ये बकायदा उकसाया गया है इस आत्महत्या के लिए। क्योंकि इस तरह से जो आदमी 30 साल के अपने वेतन के लिए केस लड़ रहा हो वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सुनील प्रकाश पाल जी, और अमन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग बात कर रहे थे आज पावर कट ने छीनी है सांसें। हृदय नारायण जी कल निकलते हैं, अपने एक करीबी को एक लिफाफा देते हैं, उसका सुसाइड कर लेते हैं, और जब वो लेटर खुलता है तो उसमें 2 नाम सामने आते हैं, एक जेके मिल के प्रबंधक संजय दुबे और दूसरे सुरक्षा अधिकारी रविंद्र सिंह, जिन पर उनको प्रताड़ित करने का आरोप लगता है। देखना होगा कि अब इन दोनों पर कार्रवाई कब होती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।